friends, in this video we will talk about Rudyard Kipling, one of the writer of modern age. We are discussing the writers of modern age, and this is our second video on Rudyard Kipling. Yesterday we have talked about his life, and the works are The Man Who Would Be King. We have completed this also. ये हमने कल की वीडियो में कर लिया था. मेन पॉइंट्स जो है इसके मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, आपको पक्का याद करना है बिना किसी डाउट के. द नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स. Gunga Din is also completed in our last video, and Mandalay is also completed. Today we'll discuss about The Jungle Book, one of the famous writing of Rudyard Kipling, The Jungle Book. हम बचपन से जिसके बारे में सुनते आ रहे हैं, कार्टून नेटवर्क हम देख चुके हैं जंगल बुक का, और द फेमस कैरेक्टर मोगली, शेर खान एंड भालू. Okay, so let's talk about The Jungle Book. It was published in 1894 and it is a collection of stories which gave moral lesson. तो ये collection है काफ़ी सारी stories का जो हमें moral lessons देती है. ठीक है, जीवन में क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं, कौन से पथ पे चलना चाहिए. एंड द मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर आर एनिमल्स. तो मोस्टली जो कैरेक्टर्स है वो एनिमल्स है, सच है शेर खान द टाइगर. जो शेर खान है वो किसका नाम है, टाइगर का. एंड भालू जो है वो द बियर. ओके, तो ये एनिमल्स जो मोस्टली सारे वुल्फ वगैरह सारे कैरेक्टर्स जो है एनिमल्स है. एंड द मेन कैरेक्टर इज मैन कब, मोगली, रेस्ड बाय वुल्फ्स. तो मेन जो कैरेक्टर है वो मोगली है, जिसको भेड़िए जो होते हैं वो वुल्फ्स जो होते हैं वो उनको पालते हैं उसको. एंड द स्टोरीज आर सेट इन ए फॉरेस्ट इन इंडिया. तो स्टोरीज कहाँ की सेटिंग है, इंडिया की जंगलों की. वन प्लेस मेंशन रेपिटेडली इज सियोनी. तो एक बार जिस प्लेस का नाम आता है जो बार रिपीटेशन में रहती है, जिसका नाम है सियोनी. अब स्पेलिंग ये है तो दोनों ही करेक्ट होगी, स्पेलिंग में कोई इशू नहीं है. इन द स्टेट ऑफ MP, मध्य प्रदेश. तो ये जो जगह है वहाँ कहाँ की है, मध्य प्रदेश की. एंड द 2 स्टोरीज आर, इसमें 2 स्टोरीज है. एक तो रिक्की टिक्की तावी फाउंड इन बुक 5 पंचतंत्रा, जो हमें बुक 5 पंचतंत्रा में भी दिखती है. एंड द वाइट सील. ओके, तो ये 2 स्टोरीज है. तोमाई ऑफ एलिफेंट्स इज आल्सो द स्टोरी. ओके, तो ये भी एक स्टोरी है. तो वाइट सील, तोमाई ऑफ एलिफेंट, रिक्की टिक्की तावी. तो ये आपको याद रखना है कौन सी स्टोरीज. और रिक्की टिक्की तावी भी इसमें स्टोरी है, फाउंड इन द बुक 5 आल्सो इन पंचतंत्रा. Okay, and the inspiration came from a book where hunter is out Africa teams. तो इंस्पिरेशन जो है रुडयार्ड किपलिंग को कहाँ से आया है, जब अफ्रीका में हंटर्स जो थे, जो जानवरों का शिकार करने वाले थे, वो जंगलों में जाके टीम बना के जाते हैं विथ लॉयंस, जो लॉयंस के साथ अगेंस्ट बैबून्स मतलब जो मंकीज होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े. जो एक तो मंकी होता है सिंपल छोटे छोटे बेचारे, एक वो बहुत बड़े बड़े मंकीज होते हैं, बैबून्स बोलते हैं. अफ्रीकन जो मंकी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैबून्स. तो उनके खिलाफ जाते हैं हंटर्स, और उनकी हेल्प कौन कर रहा है, लॉयंस. ओके, टीम अप विथ लॉयन. तो लॉयंस के साथ वो टीम अप करके जाते हैं. तो ये उनको वहाँ से वो जब उन्होंने ये बात सुनी तब उनको इंस्पिरेशन आया कि अरे मैं भी ऐसा कुछ लिखता हूँ, कुछ करता हूँ. एंड दिस इज़ ए रियल लाइफ इंसिडेंट विच इंस्पायर किपलिंग टू राइट जंगल बुक. तो ये रियल लाइफ इंसिडेंट है जिसने इंस्पायर किया रुडयार्ड किपलिंग को कि जंगल बुक लिखने के लिए. एंड ही वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम जटाका टेल्स. जो जटाका टेल्स है उससे भी काफ़ी ये इंस्पायर हुए हैं. बच्चों के लिए बुक्स होती है, जटाका टेल, पंचतंत्रा. तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को मॉरल लेसन्स उनसे मिलते हैं, तो बच्चों को वो पढ़ाई जाती है ताकि उनको उनमें मॉरली डेवलप हो वो. तो इसीलिए वो उनको जो इंस्पिरेशन है रुडयार्ड किपलिंग को इन दोनों जगह से आया था. जब उन्होंने अफ्रीका का केस सुना और उन्होंने जटाका टेल्स, जो जटाका कथा जो है इंडिया की फेमस, उनके बारे में सुना, तो उनको इंस्पिरेशन आया कि ऐसा कुछ मुझे भी लिखना चाहिए. और एज वी नो कि जंगल बुक काफ़ी फेमस रही कि
जो मोगली का कैरेक्टर था वो वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर जो कार्टून नेटवर्क में था, तो इसीलिए इनका काफ़ी ज़्यादा नाम जंगल बुक के साथ रुडयार्ड किपलिंग का लिया जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग इज़ द राइटर हु गेव द वन ऑफ द फेमस स्टोरी ऑफ जंगल बुक। तो ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, जैसे हम जंगल बुक देखते थे ना कि आज एक स्टोरी है, आज उधर शेर खान ने पकड़ लिया, दूसरे दिन दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई, या नेक्स्ट संडे दूसरी स्टोरी स्टार्ट हो गई, इस टाइप से। ओके, तो ये था जंगल बुक, 1894 में पब्लिश हुई है, आपको याद रखना है। और अब आगे चलते हैं इनके नेक्स्ट वर्क की तरफ हम, रुडयार्ड किपलिंग की रेसेशनल। द नेक्स्ट वर्क इज रेसेशनल। ओके, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1897 में पब्लिश हुआ था। कंप्लीट टाइटल इज रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड। रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड, ओड का मतलब होता है पोएम्स। ओके, तो वहाँ के जो पोएम्स होते हैं उस जगह के एक स्पेसिफाइड प्लेस के, उनको ओड्स बोलते हैं। तो रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड, तो पोएम्स वहाँ के। तो कंप्लीट टाइटल ये है रेसेशनल ओनली, कंप्लीट टाइटल नहीं है। दोनों आए तो आपको दोनों ही याद रखने हैं कि ये किसका है, ये भी सेम एक ही बात है, रेसेशनल ए विक्टोरियन एड बोलो या रेसेशनल बोलो। एंड दिस पोएम इज एड्रेस टू गॉड, तो ये पोएम किसको एड्रेस किया गया है, भगवान को, गॉड को। एंड इट इज़ कंपोज्ड फॉर क्वीन विक्टोरिया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो ये कंपोज किस लिए किया गया था, क्वीन विक्टोरिया की तारीफ में, जब उनका डायमंड जुबली सेलिब्रेशन हो रहा था, व्हेन क्वीन विक्टोरिया बिकेम 75 years old। ओके, दिस पोएम इज कंपोज टू सेलिब्रेट दैट ओकेशन। तो जब वो 75 साल की हो गई थी, तो ये पोएम उनका जो सेलिब्रेशन था उसको सेलिब्रेट करने के लिए लिखा गया था। एंड इट रेसेशनल मीन्स ए हाइम और पीस ऑफ म्यूजिक। हाइम मतलब भजन जो होते हैं उनको बोला जाता है, तो मीन्स ए हाइम और पीस ऑफ म्यूजिक इज संग एट द एंड ऑफ रिलीजियस सर्विस। तो जो भी रिलीजियस सर्विस जो भी होती है उसके बाद में जो बोला जाता है उसके लिए इसको बोलते हैं इट्स रेसेशनल। ओके, तो ये याद रखना है रेसेशनल का मीनिंग। इट इज़ आल्सो ए रिमाइंडर ऑफ इम्पीरियल पावर एंड इट टेक एक्सेसिव पावर टू टॉक अबाउट द ब्रिटिश एम्पायर एंड द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स ब्रिटिश एम्पायर हैज़ मेड इन द कपल ऑफ ईयर्स। तो अचीवमेंट जो भी जैसे कि हम जानते हैं रुडयार्ड किपलिंग काफ़ी ज़्यादा फेवर में थे कि हाँ कॉलोनाइज करना चाहिए ब्रिटिश, वन ऑफ द पावरफुल जो पावर बन के आना चाहिए, और सब पे पूरी कंट्रीज़ पे एक वाइट मैन है जो ही ब्लैक को कंट्रोल कर सकते हैं या ब्राउन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उनकी ऐसी सोच थी रुडयार्ड किपलिंग की। तो उन्होंने उनके अचीवमेंट्स पे कि हाँ बहुत ही अच्छा, ब्रिटिश एंड ब्रिटेन आर वन ऑफ द सुपीरियर जो रेंज है जो इंसानियत की, वो मानते थे कि जो इंसानों में सुपीरियरिटी किसकी, ब्रिटेन या ब्रिटिश की होनी चाहिए। तो उनकी ये सोच थी। तो उनके अचीवमेंट पे, उनकी तारीफ़ में वो हमेशा लिखते रहते थे कि वो बस उन्हीं के वो बारे में बोलना ज़्यादा पसंद करते थे सुपीरियरिटी के ऊपर। तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है लास्ट ईयर के पेपर में, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इज रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड किपलिंग वेल नोन पोएम इज अबाउट। तो किसके ऊपर है, जैसा कि हमने पढ़ लिया, इट इज़ आल्सो अबाउट विक्टोरियाज 1897 डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो किसके ऊपर है, विक्टोरिया 1897 डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो ये हमको टिक करके आना है। और दूसरा अगर ये भी आए, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग द सिंसियरिटी ऑफ हिज रिलीजियस डिवोशन। ओके, तो ये आंसर है इसका, रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड किपलिंग वेल नोन पोएम इज अबाउट, इट इज़ अबाउट एक्सप्रेसिंग द सिंसियरिटी ऑफ हिज रिलीजियस डिवोशन एंड इट इज़ आल्सो अबाउट क्वीन विक्टोरियाज 1897 डायमंड जुबली सेलिब्रेशन। तो ये इसका आंसर है। तो नेक्स्ट वर्क की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्क है द वाइट मैन्स बर्डन। द वाइट मैन्स बर्डन। तो वाइट मैन बर्डन देख लेते हैं।
रुडयार्ड किपलिंग, वन ऑफ द राइटिंग ऑफ रुडयार्ड किपलिंग, इट वाज पब्लिश्ड इन 1899, ये पब्लिश हुआ था 1899 में। इट इज़ अबाउट फिलिपिन अमेरिकन वॉर। तो ये किसके बारे में है? फिलीपींस अमेरिकन वॉर के बारे में है। मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक, जब भी आप वीडियोस देखें तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, क्योंकि जो भी वीडियोस बनती है उनके पीछे बहुत ही मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है किसी की मेहनत के ऊपर, तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया करें, ताकि आपको ऐसे ही जो कंटेंट, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा कंटेंट आपको मिलता रहे। और कहीं पे भी आपको मिले, मैं नहीं कहती कि मेरी वीडियोस, कहीं पे भी आपको कंटेंट अच्छा मिले तो प्लीज़ उनको लाइक करके अप्रिशिएट ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है। कई बच्चे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मैं उन सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, जो भी बच्चे कमेंट करके अपना व्यूज़ बताते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो कर रही हूँ तो वो सही कर रही हूँ। हमें नहीं पता होता, हम जिस बात पे चलते हैं कि हम ठीक कर भी पा रहे हैं कि नहीं, आपकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर उतर भी पा रहे हैं नहीं। तो आप अगर कमेंट करके अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जो कर रहे हैं वो वर्थ है और बच्चों के काम आ रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ थैंक यू आप सभी को। और कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं व्हाइट मैन्स बर्डन, और सिक्वेंशली वीडियोस को देखें ताकि आपको बहुत यूज़फुल रहेगा आपके नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। सारा जितने भी आज हमारा 205 वीडियो है, तो सारे की सारे जितने 205 राइटर्स हमने कर लिए हैं, तो सारे ही इम्पोर्टेंट जो है कंटेंट, सारा नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके AVS NVS आपके हमेशा ये चीज़ें काम ही आनी है। एक बार आप कभी भी लाइफ में ये कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मेरा जो भी आप वीडियो सुनेंगे आपके काम ही आएगी, आपको एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी कि हाँ, ये राइटर मैंने पढ़ रखा है, इस राइटर ने ये बोला था, इस राइटर की ये राइटिंग्स थी। तो आप उन कॉन्फिडेंसली कहीं पे भी बात कर सकते हैं उन राइटर्स के ऊपर। तो आपका कोई भी मेरे लिए जो आधा घंटा टाइम जो निकाल रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे ही कीप सपोर्टिंग मी, तो मैं आपको ऐसे ही अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने देती रहूँगी अपने वीडियोज़ के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं द White Man's Burden. It was published in 1899 and it is about Philippine American War के ऊपर है ये। and this was the writing for celebrating Queen Victoria Diamond Jubilee। तो ये भी क्वीन विक्टोरिया की जो डायमंड जुबली थी उसके सेलिब्रेशन पे है। अर्लियर इट वाज रिटन इन इंटेंशन टू रीड इन फ्रंट ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो लिखा तो इसलिए गया था कि भैया क्वीन विक्टोरिया के सामने मेरे को ये जाके गाना है ताकि वो खुश हो जाए। बट लेटर रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड जो हमने इससे पहले पढ़ा है इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हर, लेकिन ये ना प्रेजेंट करके द वाइट मैन बर्डन उनके आगे रेसेशनल ए विक्टोरियन ओड उनके आगे प्रेजेंट किया गया। ओके, तो जैसे भी इन्होंने ये भी लिखा था वो भी लिखा था, लेकिन उन्होंने ये उनके क्वीन विक्टोरिया के आगे प्रेजेंट किया। एंड इन दिस वर्क ही जस्टिफाइड इम्पेरियलिज्म एज ए नोबल इंटरप्रेट ऑफ सिविलाइजेशन। तो उन्होंने जो इम्पेरियल साम्राज्यवाद जो है कि दूसरे राज्य पे हमें अपना साम्राज्य बिठाना है, तो उसके ऊपर इन्होंने इम्पेरियलिज्म को जस्टिफाइड किया है कि हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए, लोगों को कॉलोनाइज जो है करना चाहिए। तो इन्होंने उस चीज़ की तारीफ़ करी है कि ये बहुत अच्छा चीज़ है कि हम लोग वाइट मैन्स है, हम लोग को ब्राउन ब्लैक जो भी है उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जो पूरा जो वर्ल्ड है वो वाइट मैन्स और उन्हीं के ब्रिटेन के अंडर ही होना चाहिए। तो ये उस चीज़ की तारीफ़ करते हैं। एंड किपलिंग बिलीव दैट द ब्रिटिश एम्पायर वॉज द एनलाइटमेंट। तो उनका जो मानना था वो ये था कि जो ब्रिटिश एम्पायर है, जो इंग्लिश मैन है, बिलीव दैट द ब्रिटिश एम्पायर वॉज द इंग्लिश मैन्स डिवाइन बर्डन टू रिजाइन गॉड्स एम्पायर ऑन अर्थ। तो उनका डिवाइन बर्डन है ये कि भगवान के खातिर वो ये चीज़ें कर रहे हैं कि भाई हाँ, ये भगवान ने उनको बोला है कि ऐसा कुछ तुम अर्थ पे जाके करो, इन सबको कंट्रोल में रखो, ये उनको ये भगवान ने करने के लिए बोला गया है। ओके, तो इस पे क्वेश्चन आ रखा है, क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन इज किपलिंग्स, रुडयार्ड किपलिंग्स व्हाइट मैन बर्डन इज एड्रेस टू, किसको एड्रेस किया गया है? इट इज एड्रेस टू अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस। इट इज एड्रेस टू अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस। ओके, तो ये आंसर
भी राइट है। इट इज़ एड्रेस टू गॉड है तो आप गॉड को भी एड्रेस लिख सकते हैं, या इसमें जो कंटेंट है वो किस लिए है, अमेरिकन इंपीरियल मिशन इन द फिलीपींस। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आज हम नेक्स्ट वर्क करते हैं, आज इतना ही करेंगे, किम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में जो 9, 10, 11, 12, 13 इनकी और राइटिंग्स बचती है वो कल की वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो किम इट वॉज पब्लिश्ड इन 1901। तो किम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चों ये करना ही करना है, मैं याद रखना है कि रुडयार्ड किपलिंग ने किम लिखा है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1901। इट इज़ टॉकिंग अबाउट द ग्रेट गेम। तो ये किसके बारे में बात करता है, ये इसमें ग्रेट गेम। अब ग्रेट गेम क्या है, आप कहोगे कि अच्छा खेल, बहुत महान खेल। महान खेल क्या होता है, ग्रेट गेम इज़ ए political conflict that happened between Russia and Britain in Central Asia। तो ग्रेट गेम क्या है, पॉलिटिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई दैट हैपन बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन इन सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया में जो रशिया बोलती है कि मेरे को एशिया पे कंट्रोल करना है, ब्रिटेन बोलता है मेरे को करना है, तो वो एक ग्रेट गेम उसको बोला जाता है। तो ये प्ले कर रहे थे, तू नहीं मैं नहीं, मैं नहीं तू नहीं, तू नहीं मैं नहीं, ऐसे। एंड देयर वेर ए फ्यू कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया एंड रशिया वांटेड टू कॉलोनाइज देम। तो काफ़ी थोड़ी कंट्रीज थी सेंट्रल एशिया में और रशिया चाह रहा था मैं उनको कॉलोनाइज करूँ, एंड ब्रिटेन ऑल्सो वांटेड टू कॉलोनाइज देम। ब्रिटेन चाह रहा था मैं करूँ भैया, तू मत कर, मैं करूँ तू, वो ब्रिटेन बोल रहा था मैं करूँ तू मत कर। तो ये इनका ग्रेट गेम, ये खेल चल रहा था, खेला कि कौन करे। अब जैसे कि मैंने बताया रुडयार्ड किपलिंग की तो मानसिकता सोच ही इनकी ये थी कि भैया सारा कुछ ब्रिटेन कंट्रोल करना चाहिए। एंड सो दिस कॉन्फ्लिक्ट विच हैपन बिटवीन रशिया एंड ब्रिटेन फॉर द कंट्रीज इन द सेंट्रल एशिया इज नोन एज ग्रेट गेम। तो इसी को ग्रेट गेम बोला जाता है एंड दिस इज सेट ड्यूरिंग द सेकेंड अफगान वॉर। तो आपको याद रखना है ये इसकी सेटिंग कब की है, सेकेंड अफगान वॉर के टाइम की इसकी सेटिंग है। एंड इट टेल्स द स्टोरी ऑफ किम्बाल ओहरा। तो स्टोरी किसकी है, प्रोटोगोनिस्ट है किम्बाल ओहरा, जिसको हम किम बोलते हैं, किम्बाल ओहरा को। एंड हु इज़ द ऑर्फन सन ऑफ ए सोल्जर। तो ये एक बेचारे सोल्जर का बेटा होता है और अनाथ हो जाता है इन द आयरिश रेजिमेंट इन इंडिया। आयरिश रेजिमेंट में है, उसके जो फादर है इन इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज के टाइम पे। एंड द स्टोरी इज अबाउट ऑर्फन आयरिश बॉय हु इज़ ऑन द स्ट्रीट ऑफ लाहौर। तो बेचारा भटक रहा है, गलियों में घूम रहा है लाहौर की। एंड दिस बॉय हैज़ टेकन एंड एजुकेटेड बाय होली मैन, जिसको जो संत लोग होते हैं वो अपने साथ ले जाते हैं। हु टॉक्स अबाउट सेवरल इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, जो काफ़ी सारे उनको ज्ञान, उस बच्चे को ज्ञान देते हैं। तो उस ऑर्फन बॉय के ऊपर ये है। एंड नीरज सी चौधरी जो है इंडिया के कॉल्ड किम एज द फाइनेस्ट नॉवल इन द ब्रिटिश लैंग्वेज। तो वो इनकी तारीफ़ करते हैं रुडयार्ड किपलिंग की और बोलते हैं भैया वन ऑफ द बेस्ट राइटिंग है ये ब्रिटिश लैंग्वेज विद एन इंडियन कल्चर, इंडियन थीम लेके जो तुमने लिखा है ना, बड़ा मस्त लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो नीरज सिंह चौधरी इनकी तारीफ करते हैं, किसकी, रुडयार्ड किपलिंग की, किम को लेकर। ओके तो क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट इसके पेपर में कौन सा क्वेश्चन आ रखा था। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द नॉवल फॉर विच नीरज सिंह चौधरी सेड दैट इट इज़ द फाइनेस्ट नॉवल इन द ब्रिटिश लैंग्वेज विथ एन इंडियन थीम। तो ये तो अभी पढ़ा था, आ भी गया, वाह। तो ये क्वेश्चन आ रखा है लास्ट इसके पेपर में, तो आपको याद रखना है आंसर इज किम। कल की वीडियो में हम करेंगे पक ऑफ बुक्स हिल। तो मैंने अभी ये चेक नहीं किया है, कॉमन मिस्टेक्स होती है, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है, तो उसको फिर चेक करने के बाद में ही अपलोडिंग होती है। तो कल वीडियो बनाएंगे इनके नेक्स्ट जो राइटिंग्स है उनके ऊपर। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। कोई डाउट हो तो कमेंट करें, मोटिवेशन के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बाद में स्लाइड्स अपलोड होती है तो इग्नोर ना करें, एक एक स्लाइड को पॉज करें, आराम से पढ़ें, फिर पॉज करें, आराम से पढ़ें, दूसरी स्लाइड आएगी फिर पॉज करें, आराम से पढ़ें, ठीक है। पढ़ने अब आपने सुन लिया है, एक बार आप इसी टॉपिक को पढ़ लेंगे ना तो आपके माइंड में वो
बैठ जाएगा। आपको दो दो बार तो इधर एक वीडियो में ही आपका सीधा 2 बार रिवीजन हो रहा है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप 2 बार एक ही चीज़ को एक बार सुन भी रहे हो, एक बार पढ़ भी रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा तो इधर ही हो गया, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका क्रैक आराम से हो जाएगा। नेट और जेआरएफ और केवीएस एनवीएस हर जगह आपको ये चीज़ें काम आएगी, कभी भी आपको निराश नहीं करेगी मेरी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।